वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। चलिए, अब आप सब लोगों ने दिवाली मना ली होगी और दिवाली के बाद फिर से करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी। और डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो लगभग 20 दिन आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। और लेक्चरर के लिए हालांकि टाइम बहुत है, तो आप लेक्चरर का फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए। 2 दिन बचे हैं आपके लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए 7 नवंबर आपका लास्ट डेट होगी। ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। हो सकता है कि अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक भी करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई गलतियाँ नहीं करिएगा। और जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है आप अपनी तैयारी पे जुट जाइएगा। एग्ज़ाम की डेट हमें लेक्चरर की पहले दी गई है कि 6 अप्रैल को लेक्चरर का एग्ज़ाम जो है वो कैलेंडर में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट वाइज, और हमने आपको, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखते हैं लेक्चर स्क्रीनिंग की, तो आपको बहुत सारी क्लासेस हम करवा चुके हैं टॉपिक वाइज। थोड़ा सा बीच में ये हमने, जब तक वैकेंसी नहीं आई थी, क्लासेस थोड़ा सा हमने रैंडम रखी हैं। मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे रैंडम है। तो जैसे ही प्रॉपर आप फॉर्म फिलअप वगैरह कर देंगे, तो जो क्लास हमारी प्रॉपर सिस्टमेटिक चल रही थी ना, जैसे हम आपको जीएस करा रहे थे, हमने हिस्ट्री करवाई थी, हमने आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करवाया था, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक हम क्या करेंगे, आपकी क्लास करेंगे नेक्स्ट मंडे से। फिलहाल आप रैंडम पढ़िए, क्वेश्चन का लेवल देखिए और समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। अभी आपका जो किस डीएलएड के एग्ज़ाम वाले हैं, तो आप ध्यान से डीएलएड का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और आज की क्लास की मैं बता दूँ तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये कोई आपका थिंकर से रिलेटेड, कोई आपका सोशोलॉजी, आपका साइकोलॉजिस्ट, आपका मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान, ये रिलेटेड नहीं है। बल्कि आज के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे आपके प्रॉपर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, सफल शिक्षक वह है जो, बहुत ही आसान क्वेश्चन बताना है कि सफल शिक्षक कौन है, जो क्या है, दयालु और अनुशासन प्रिय, प्रतिक्रियाशील, एकदम रिएक्शन कर देता है, सहनशील है और प्रभुत्वशाली है, या निष्क्रिय है। तो इतनी आपकी समझ है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं कि कौन हो सकता है सफल शिक्षक। क्या जो दयालु और अनुशासन प्रिय है, या अगर तुरंत रिएक्शन दे देता है, बच्चे हर क्लास में कोई हरकत करते हैं और तुरंत अगर टीचर बिना सोचे समझे कोई रिएक्शन दे देता है, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो ये एक सफल शिक्षक नहीं हो सकता है। सहनशील और प्रभुत्वशाली, हर बात में अगर सहन करता रहेगा, बहुत ज़्यादा सहनशील है और कोई रिएक्शन नहीं देता, तो ये भी ठीक नहीं है। निष्क्रिय तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो एक सफल शिक्षक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें सही आंसर हो जाता है, जो क्या है, दयालु और अनुशासन प्रिय है, ठीक है। अनुशासन प्रिय तो शिक्षक को होना ही चाहिए, साथ में वह दयालु भी है। और दयालु और सहनशील 2 अलग चीज़ें हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, एप्टीट्यूड में यही होता है, ऑप्शन सारे सही लगते हैं, हमें एक सही आंसर चुनना होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका दयालु और अनुशासन प्रिय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे बच्चे, जो ये बच्चे उत्सुकता प्रदर्शित कर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, वो कैसे हैं, प्रतिभाशाली हैं, अमीर परिवारों से आते हैं, कृत्रिम व्यवहार दिखाते हैं, या कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा करते हैं। ये यहाँ का है, ठीक है। तो जो बच्चे सीखने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं, क्या है, क्या वो अमीर परिवारों से आते हैं इसलिए उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं, या वह कृत्रिम व्यवहार दिखाते हैं, बल्कि उत्सुकता उनके अंदर नहीं होती है, केवल बाहरी रूप से होते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हैं वो उत्सुकता दिखा के, या वह प्रतिभाशाली हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें सही आंसर हो जाता है कि जो छात्र सीखने के प्रति उत्सुकता दिखाते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो छात्र हो जाएंगे आपके प्रतिभाशाली। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमीर परिवारों से है, कृत्रिम व्यवहार है, या कक्षा में आपका अनुशासनहीनता पैदा करते हैं, बल्कि प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं वो सीखने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। हमें बताना है यहाँ पे 4 ऑप्शन में कि शिक्षक छात्र संबंध में से कौन सा इसमें उपयुक्त है। ये सीमित, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये इधर का पार्ट है, ठीक है। पहला है बहुत अनौपचारिक और अंतरंग। क्या शिक्षक और छात्र के बीच में बहुत अनौपचारिक और अंतरंग संबंध होना चाहिए, या
केवल कक्षा तक सीमित होना चाहिए, या सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए, या बिल्कुल न्यूट्रल या उदासीन होना चाहिए। तो शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक होना चाहिए शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध, ये तो बिल्कुल भी गलत आंसर है और ये भी गलत आंसर है। लेकिन थोड़ा बी वाले आंसर की तरफ देखते हैं तो केवल कक्षा तक सीमित भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। शिक्षक को अगर छात्र अगर मित्र मार्गदर्शक की भूमिका में है, आपने अगर देखा होगा तो शिक्षक एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता की भूमिका में है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता है, थोड़ा बहुत क्या है उसमें अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि अभिभावकों को डैश के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें अभिभावकों को किसी एक चीज़ के लिए अगर प्रोत्साहित करें तो विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रदर्शन सुधर सकता है। 4 ऑप्शन है, क्या अभिभावकों को अपने वार्ड के काम के पर्यवेक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उन्हें बताना चाहिए कि अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, या उन्हें कहें कि इसके प्रति वो उदासीन रहें, या शिक्षकों के साथ जो अभिभावक हैं उनको बार बार बातचीत के लिए, जो यहाँ पे ऑप्शन है ना आपका ये वाला, शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत, या इस चीज़ के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उनका शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो। तो अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था अगर हम अभिभावकों से कहेंगे कि अपने छात्रों के लिए अतिरिक्त बच्चे के लिए अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें तो इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसके प्रति उदासीन रहने के लिए भी हम बिल्कुल ही प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप अपने जो बच्चे हैं अभिभावक से ये कहेंगे बच्चों के प्रति न्यूट्रल रहें, बिल्कुल भी नहीं। और शिक्षकों के साथ अगर अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो बातचीत करें तो क्या उससे छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि अगर जो अभिभावक हैं वो अपने वार्ड या अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, सुपरविज़न बार बार करते रहते हैं तो क्या हो जाता है उनके बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। एक बार आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या था कि अभिभावकों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने आंसर लगाया ऑप्शन नंबर 1, अगर अभिभावकों को उनके अपने वार्ड यानी अपने बच्चे के काम के सुपरविज़न के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी अपनी सोच समझ के हिसाब से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक संबंध। आप थोड़ा क्वेश्चन की भाषा भी थोड़ा टिपिकल देख रहे होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से कौन एक है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या देश की सामाजिक व्यवस्था जो है वो शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, या समाज की आर्थिक स्थिति, या प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था, या शैक्षिक प्रणाली। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो शिक्षण प्रभावशीलता है, ठीक है, तो जो शिक्षण प्रभावशीलता है इसको प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से अगर हम देखें इन ऑप्शन में से तो शिक्षण प्रभावशीलता को क्या प्रभावित करेगा, देश की सामाजिक व्यवस्था शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली कारकों में से एक नहीं है। समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति नहीं करती है इतनी प्रभावित, और राजनीतिक स्थिति भी इसमें इतना योगदान नहीं देती, बल्कि जो शैक्षिक प्रणाली होती है ना, एक जो सिस्टम होता है एजुकेशन सिस्टम, वही क्या करता है शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक होता है। आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को इससे बिल्कुल किनारे कर दीजिएगा। जो टीचिंग सिस्टम है हमारा, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, वही क्या करेगा शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करेगा। हम हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लगा के आंसर देंगे, तो इसलिए आपको
ध्यान से हर क्वेश्चन को सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन आ गया है, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि शिक्षण जो है वो प्रभावी या इफ़ेक्टिव हो रहा है या नहीं, उसका हमें मूल्यांकन करना है। तो किस आधार पर करेंगे? क्या कोर्स कवरेज पे? अगर कोर्स कवर हो गया तो क्या शिक्षण हमारा प्रभावी हो जाता है, या छात्रों की रुचि अगर है तो शिक्षण प्रभावी है? ऑप्शन नंबर सी है छात्रों का सीखने का परिणाम, छात्रों ने कितना सीखा उस रिजल्ट पे, या कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का कितना उपयोग हो रहा है, इस पर शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के सीखने के परिणाम। छात्रों ने कितना सीखा, शिक्षण इफ़ेक्टिव या टीचिंग इफ़ेक्टिविटी तभी पता चलेगी, उसका मूल्यांकन इवेल्युएट हम कर पाएंगे किस आधार पर कि छात्रों ने कितना सीखा है। तो छात्रों के सीखने के परिणाम, यह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। टीचिंग की इफ़ेक्टिविटी का जो इवेल्यूशन है वो छात्रों के सीखने के परिणाम पे के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधी विकार, लेखन विकार, पढ़ने संबंधी विकार, मानसिक विकार। तो आपका जो डिस्ग्राफिया है, कुछ हर जो आपको जितनी मैंने क्लास कराई है, किसी में आपको मैंने डिसलेक्सिया कराया, एक में मैंने आपको डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया कराया, तो आज हमारी है डिस्ग्राफिया। तो जो आपका डिस्ग्राफिया है यह संबंधित होता है आपके लेखन विकार से, ठीक है। लेखन विकार संबंधित होता है आपका डिस्ग्राफिया। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? विधि हम बहुत बार कर चुके हैं और मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर हमने शिक्षण विधियों की एक स्पेशल क्लास भी करवाई है। उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं है बल्कि डिटेल से आपको शिक्षण विधियां करवाई गई हैं। आप लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वोत्तम विधि 4 ऑप्शन में से जो दिखाई देती है वो है आपकी प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर और चर्चा विधि जो यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से सबसे सर्वोत्तम होता है आपका प्रदर्शन, न तो लेक्चर न ही चर्चा, ठीक है। सबसे सर्वोत्तम कौन है? डेमोन्स्ट्रेशन या आपका प्रदर्शन। चलिए, कुशल और टिकाऊ शिक्षण के लिए शिक्षार्थी के पास होना चाहिए क्या? कुशल और टिकाऊ शिक्षण के लिए, ठीक है, स्किलफुल टीचिंग हो और जो सस्टेनेबल हो, स्टेबल टीचिंग हो, उसके लिए शिक्षार्थी के पास कैसे सीखेगा? केवल सीखने की क्षमता, केवल प्रेरणा का अपेक्षित स्तर, केवल सीखने के अवसर, या क्षमता और प्रेरणा का वांछित स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर शिक्षार्थी में क्षमता, सीखने की क्षमता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर है तो ही क्या हो सकता है? कुशल और टिकाऊ शिक्षण हो सकता है, ठीक है। केवल सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता के साथ साथ अभिप्रेरणा का स्तर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्षमता और प्रेरणा का वांछित स्तर, तो कुशल और टिकाऊ शिक्षण शिक्षार्थी के लिए पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपित सहायता से संबंधित है? प्रक्षेपित से मतलब आप समझते हैं ये है आपका प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टर की सहायता से काम किया जा सकता है, जो प्रोजेक्टर से संबंधित है, वो कौन सा है? तो श्यामपट्ट, चार्ट और ग्लोब, ये तीनों की तीनों आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर से संबंधित नहीं है। तो प्रोजेक्टर से संबंधित क्या हो जाएगा आपका? एपिडाइस्कोप, ठीक है। जिन लोगों ने टीचिंग मटेरियल ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ा होगा वो जानते होंगे एपिडाइस्कोप, या अगर आप बीएड हैं तो आप जानते होंगे कि एपिडाइस्कोप क्या होता है? आपका एक प्रोजेक्टर की सहायता से संबंधित होता है, यानी प्रक्षेपित सहायता से संबंधित क्या आ जाएगा? आपका एपिडाइस्कोप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, वर्तमान में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो यही है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी है। तो फिलहाल हम बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन क्या है?
मुक्त वातावरण में सीखने की क्षमता विकसित करना, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, छात्रों में स्वतंत्र कौशल विकसित करना, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को विकसित करना। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है, मुक्त वातावरण में सीखने की क्षमता विकसित करना बच्चों की, ये बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों में स्वतंत्र कौशल विकसित करना, स्किल डेवलप करना, ये भी है। और उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करना, ये भी क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी ये क्या हो जाएंगे, आपके बाल केंद्रित शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को शिक्षण बिंदुओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए उसे शिक्षण बिंदुओं की सूची? पहला ऑप्शन है, यह शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, जो शिक्षण बिंदु अगर हम तैयार करते हैं टीचर, तो उससे क्या हो जाता है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह अनुशासन बनाने में मदद करता है। तीसरा, इससे समय की बचत होती है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि क्या पढ़ाना है। तो जहाँ तक हमारे पास चार ऑप्शन है कि जो शिक्षण बिंदु अगर शिक्षक क्लास में जाने से पहले तैयार करता है, वह क्या करते हैं, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। अनुशासन से इतना इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण बिंदु मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे था समय की बचत, और ऐसे कुछ नहीं है, बल्कि शिक्षण प्रभावी करने के लिए शिक्षण बिंदु बनाए जाते हैं। आपके विचार में शिक्षक संगठन का कार्य क्या है? शिक्षक संगठन जैसे बनाए जाते हैं तो उनका कार्य क्या होना चाहिए? समय समय पर सेमिनार, शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करना, ज़रूरतमंद शिक्षकों की मदद करना, या उपरोक्त सभी। तो अगर आप थोड़ा सा देखिए, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड है तो इसलिए लिखा गया है आपके विचार में। तो यहाँ पर अगर आप चार ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षक संगठन का कार्य समय समय पर सेमिनार व्यवस्था करना, ये भी है। शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा करना, ये भी बिल्कुल है। ज़रूरतमंद शिक्षकों की मदद करना, ये भी है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ये सही आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक संगठन है उनका कार्य क्या है, समय समय पर सेमिनार, शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा और ज़रूरतमंद शिक्षकों की मदद, ये तीनों क्या हैं, आपके शिक्षक संगठन के कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका बेटा शिक्षण पेशे में जाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप उसे इस पेशे में जाने से मना कर देंगे, आप उसके शिक्षक बनने के निर्णय से सहमत होंगे, आप उस पर अपनी पसंद थोपेंगे, या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर आपका बेटा शिक्षण पेशे में जाना चाहता है तो आप स्वयं पे भी इसको ले लें। तो क्या होगा, अगर आप खुद टीचर बनना चाहते हैं, आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, आप उसके शिक्षक बनने के निर्णय से सहमत होंगे। ये आपका आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अपनी पसंद नहीं थोपेंगे, जाने से मना भी नहीं करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके शिक्षक बनने के निर्णय से आप सहमत होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से अपना गृह कार्य करवाना, ये यहाँ का पार्ट है, प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ये मुझे लगता है क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो अब आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो क्या है, शिक्षक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, ये क्या है, शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। अनुशासन अलग चीज़ है, छात्र गृह कार्य करेंगे वो एक अलग चीज़ है, प्रश्न पत्र तैयार करना। लेकिन अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग अगर प्रोसेस हो रहा है और वो स्ट्रेसफुल है, बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं, बच्चों को उसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी तो लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर आनंददायक बनाना है तो यही क्या हो जाती है, शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, शिक्षक के सामने यही हो जाता है। ठीक है,
शिक्षक की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। आपके शिक्षक की एक ड्रेस कैसी होनी चाहिए? नवीनतम फैशन की, बहुत महंगी, सरल लेकिन आकर्षक, या स्थानीय पोशाक जहां वो रह रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 4, उनके हिसाब से तो शिक्षक का जो ड्रेस है, जो पोशाक है, वो कैसी होनी चाहिए? सरल लेकिन क्या होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। फैशन की, बहुत महंगी, और स्थानीय की कोई जगह नहीं है शिक्षक के ड्रेस में, बल्कि सरल और आकर्षक होनी चाहिए शिक्षक का ड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में पढ़ाते समय आप अक्सर पाते हैं कि आपके छात्र आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप देखते हैं क्लासरूम में कई बार क्या होता है कि जो छात्र हैं वो आप पढ़ा रहे हैं, छात्र आपकी बात नहीं सुन रहे। आप क्या करेंगे? बिना किसी चिंता के पढ़ाते रहेंगे, या पढ़ाना बंद करके कक्षा से बाहर चले जाएंगे, या अपनी शिक्षण पद्धति बदलेंगे, या छात्रों की पिटाई शुरू करेंगे? तो अच्छा शिक्षक अगर है तो क्या करेंगे? छात्रों की पिटाई शुरू नहीं करेंगे, पढ़ाना भी बंद नहीं करेंगे। और अगर बिना किसी चिंता के हम पढ़ाते रहेंगे, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो उस शिक्षण का, उस टीचिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अगर बच्चे बात नहीं सुन रहे तो अपनी शिक्षण पद्धति को बदलेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसने शिक्षण विधि लिखा था शायद, तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो अगर टीचर देख रहा है कि बच्चे क्लास में बात नहीं सुन रहे, तो टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षण पद्धति को बदलते रहना चाहिए। क्लास से बाहर चले जाना और छात्रों की पिटाई करना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके विद्यालय में कुछ अध्यापक अलग समूह बना ले तो आप क्या करेंगे? कुछ विद्यालय में कुछ टीचर अलग समूह बना लेते हैं तो आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे, प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, उन्हें इस तरह की गुटबाजी से दूर रहने की सलाह देंगे, या उनसे लड़ेंगे? तो अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ शिक्षक अपना अलग समूह बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? अगर आप उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, आपको मतलब ही नहीं है कि गुटबाजी करें, तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे, लड़ना भी नहीं है, प्रिंसिपल को सूचित करके कोई फ़ायदा नहीं है, और सलाह भी नहीं देनी है, बल्कि अगर आप तटस्थ रहेंगे तो एक अच्छे अध्यापक हैं। समूह बनाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे। ठीक है। अपने विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सुधारने के लिए आपको चाहिए, विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सुधारना है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मुझे अच्छा वेतन और अच्छी सुविधाएं चाहिए। आपको क्या चाहिए? अच्छा वेतन, अच्छी सुविधाएं, सुंदर एवं प्रतिभाशाली छात्र, कठिन श्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे आपकी प्रतिष्ठा और वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप अपने विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? कठिन श्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं। ये अन्य सुविधाएं अलग बात है, शिक्षण सुविधाएं, अगर आपको टीचिंग फैसिलिटीज़ मिलती है और आप कठिन परिश्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत सुधर जाएगा। सुंदर एवं प्रतिभाशाली छात्र होंगे तो छात्र स्वयं भी मेहनत करेंगे, तो उसमें टीचर का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। टीचर की ड्यूटी क्या है कि आपको सारे बच्चों को एक ही लेवल पे लाना है, आपको कमज़ोर बच्चे को भी क्या करना है? उत्तीर्ण करवाना है। ठीक है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत सुधारने के लिए क्या करेंगे आप? कठिन श्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं आपको चाहिए होती है। ठीक है। चलिए, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछ लिया जाता है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षण एक उच्च प्रतिष्ठा वाला पेशा है। ट्यूशन के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। मैं युवा मस्तिष्क का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करना चाहता हूँ, या क्योंकि मेरे माता पिता शिक्षक थे। तो आप स्वयं में शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? उच्च प्रतिष्ठा वाला पेशा है इसलिए, ट्यूशन के माध्यम से पैसा कमाना है इसलिए, या तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं युवा मस्तिष्क का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो हर ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, तभी आप क्या करेंगे? सही आंसर दे पाएंगे।
वर्तमान में विद्यार्थियों द्वारा कक्षा शिक्षण में रुचि न लेने का मुख्य कारण क्या है? जो विद्यार्थी हैं वो कई अब देखा जाता है कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, तो कारण क्या है? कक्षा का वातावरण रुचिकर है, पाठ्यक्रम छात्रों की मनोवैज्ञानिक मांगों के अनुरूप नहीं है, या दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली है, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सही आंसर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो विद्यार्थी जो वर्तमान में कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं उसके यहाँ पे सारे आंसर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कक्षा का वातावरण अरुचिकर है, पाठ्यक्रम छात्रों की मनोवैज्ञानिक मांगों के अनुरूप नहीं है, और अगर परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है तो कक्षा में छात्र रुचि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों कारण उसके हो जाते हैं। कक्षा का वातावरण अरुचिकर है, पाठ्यक्रम छात्रों की मनोवैज्ञानिक मांगों के अनुरूप नहीं है, और परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। तो क्या होगा? जो छात्र हैं वो कक्षा में रुचि नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय बाद क्यों बदल देना चाहिए? पाठ्य पुस्तक हमेशा आपने देखा होगा बार बार पाठ्य पुस्तकें बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि छात्र ऊब जाते हैं इसलिए, या ज्ञान परिवर्तन के साथ यह आवश्यक हो जाता है, यह प्रकाशकों की आय बढ़ाने में मदद करता है, या शिक्षकों को जीवन भर व्यस्त रखता है। छात्र ऊब जाते हैं इससे मतलब नहीं है, प्रकाशकों की आय बढ़ाने से भी मतलब नहीं है, और शिक्षकों को जीवन भर व्यस्त रखना इससे भी पाठ्य पुस्तक बदलने का संबंध नहीं है। जब ज्ञान परिवर्तन के साथ यह आवश्यक हो जाता है तो पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जा सकता है। तो पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय बाद इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि ज्ञान के परिवर्तन के साथ साथ यह आवश्यक हो जाता है। अब देखो आप जैसे वर्तमान में आप प्रदूषण पर्यावरण से संबंधित बहुत समस्याएं आ जाती हैं, तो आपने क्या कर दिया? पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे लेसन रख दिए। अभी आप देख रहे होंगे भारत जो है वो स्पेस से संबंधित बहुत मिशन कर रहा है, तो आपने पाठ्य पुस्तक में चंद्रयान डाल दिया, आपका आदित्य मिशन डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं जैसे कोरोना टाइम था तो सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। किस प्रकार से कोरोना टाइम पे हमें जो एक ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था करनी पड़ी थी, और अभी अभी डेंगू जैसा चलता है तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि किस प्रकार पाठ्यक्रम बदलाव करके उसमें डेंगू से संबंधित सावधानियाँ। तो जो वर्तमान जो चल रहे होते हैं रिसेंट के मुद्दे उनको डालना है। समय के साथ साथ जो बदलाव आते हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर से सिस्टम में चेंज आ रहे हैं, तो ज्ञान के परिवर्तन के साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जाए। अगर हम आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें पढ़ाते रहेंगे या ये पढ़ाते रहेंगे कि किस प्रकार से हमें कृषि, पहले क्या होता था कि छात्रों को कृषि पढ़ाई जाती, क्योंकि बहुत सारे जो थे वो किसान परिवार से आते थे और किसानी से संबंधित बच्चे होते थे, तो इसलिए क्या होता कृषि पढ़ाया जाता, पाठ्य पुस्तक में कृषि से संबंधित जानकारी होती थी। वर्तमान में कृषि इतना क्षेत्र ऐसा रहने गया है तो क्या किया गया, ये चीज़ बंद कर दी गई है। इतना ज़्यादा डिटेल देने का मतलब यही था कि आप समझ जाएं कि पाठ्य पुस्तकें क्यों बदली जा रही हैं। हो सकता है कई लोग इसका आंसर ये लगाएं कि छात्र ऊब जाते हैं, तो ज्ञान परिवर्तन के साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना आवश्यक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण में बात बताई ना कि पर्यावरण जैसा प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण शिक्षा आवश्यक हो गई है। अब पर्यावरण शिक्षा आवश्यक क्यों है भाई, देखते हैं। छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जहाँ तक हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो, विद्यार्थियों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करें और पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़े, ताकि वो हमारे पर्यावरण की जो रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण के विषय में जो बहुत ज़्यादा जूझने पे लगे हुए हैं, पर्यावरण से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की पुस्तकों में या शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण को सम्मिलित करेंगे। ठीक है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण को सहेज के रखे। तो स्कूलों से ही अगर बच्चों में चीज़ें डाल दी जाए, ये शिक्षा स्कूलों से ही दे दी जाए, तो आगे चलकर क्या होगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। भारत में नैतिक पतन का मुख्य कारण क्या है? शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तन के कारण समय के पीछे भागना, भौतिकवादी रवैया, या अवैज्ञानिक
प्रवृत्तियाँ। तो भारत में नैतिक पतन का जो मुख्य कारण क्या है, वो हो जाता है हमारा भौतिकवादी रवैया। क्योंकि हम भौतिकवादी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, नैतिक पतन होता जा रहा है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन के कारण समय के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन नैतिक पतन का मुख्य कारण क्या है, हमारा भौतिकवादी रवैया है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों एवं समाज दोनों के लिए लाभदायक है? तकनीकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों पर जोर देने वाली धार्मिक शिक्षा, या विशेष शिक्षा। तो जो शिक्षा विद्यार्थियों एवं समाज दोनों के लिए आवश्यक है, वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी है, रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा। जो विद्यार्थियों, धार्मिक शिक्षा कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, नैतिक मूल्यों से संबंधित एक अलग बात हो जाती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा विद्यार्थियों समाज दोनों के लिए उपयोगी हो, ये अलग नहीं हो सकता है, इससे वैमनस्य फैलता है। विशेष शिक्षा केवल विशेष बच्चों के लिए होती है। टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा केवल तकनीकी क्षेत्र में काम आएगी, लेकिन जो रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा है, ये क्या करेगी, विद्यार्थियों एवं समाज दोनों के लिए लाभदायक होगी। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसका व्यवहार विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है? प्रिंसिपल का, राजनेता का, शिक्षक का, या ट्यूटर का? तो जो एक विद्यार्थी है, जो उसे सबसे अधिक प्रभावित जो व्यवहार करता है, विद्यार्थी सबसे अधिक समय या तो घर में बिताता है या स्कूल में, तो उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है व्यवहार। प्रिंसिपल के संपर्क में तो बच्चे बहुत कम रहते हैं, राजनेता से बच्चों को ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ट्यूटर किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, ट्यूटर सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाता है। तो विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित जो करता है, वो एक शिक्षक का व्यवहार करता है। तो आज हमने 60 क्वेश्चन करे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।